नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड द वर्ल्ड इनसाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएए की, इसके इतिहास, इस पर होने वाली राजनीति और इससे उत्पन्न विवाद का पूरा सच, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कानून भारत के लिए सही है या यह भेदभावपूर्ण है। एक ऐसा कानून जिसने भारत को विचारधारा के तौर पर दो हिस्सों में खड़ा कर दिया, जहां पर कुछ लोग इसे राष्ट्र के निर्माण में उठाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बता रहे थे, जबकि इसके उलट कुछ लोग इसे संविधान विरोधी कह रहे थे। तो आखिर इसका सच क्या है? सीएए पर पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, फिर भी सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया, लेकिन लोग सड़क पर उतरे और एक हुजूम चल पड़ा। लेकिन इसकी जानकारी आपको है दोस्तों कि इसकी जड़ें संविधान और इतिहास में बहुत गहराई तक जाती हैं। यह कहानी शुरू होती है 1947 में भारत की आज़ादी के साथ। इस दिन न सिर्फ आज़ादी आई थी, बल्कि विभाजन के रूप में एक त्रासदी भी आई थी। क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी देश के रातों रात ही दो टुकड़े कर दिए जाएं, तो उन लोगों पर क्या बीती होगी जो बेघर हो गए हों, जो अपने ही देश में पराये बन गए। 15 अगस्त 1947 को यही हुआ था। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी उसके लिए खून और आंसुओं से लथपथ ब्रिटिश शासन के डिवाइड एंड रूल की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। एक ही दिन में 1.5 से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 15 लाख लोगों से अधिक लोग मारे गए। ट्रेनें लाशों से भर गई थी, परिवार बिछड़ गए और महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाएं प्रारंभ हो गई। धर्म के आधार पर यह पहली बार था जब नागरिकता पर संकट आया था। भारत, पाकिस्तान और तब के बांग्लादेश में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। तब के पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ इतनी छेड़खानी हुई कि आप सोच नहीं सकते। और यही स्थिति अफगानिस्तान में 1990 के दशक में थी। 2 लाख लोगों से अधिक हिंदू और सिख रहते थे अफगानिस्तान में, लेकिन आज कुछ 100 ही बचे हैं वहां पर। 1951 का वो समय है जब भारत ने एनआरसी तैयार किया गया और अवैध प्रवासियों को जिससे अलग किया जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इन शरणार्थियों को क्या नागरिकता दी जाएगी। भारत ने फिर 1955 में नागरिकता कानून बनाया, लेकिन यहाँ भी शरणार्थियों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। सोचिए, आपको एक दिन कहा जाए कि आप उस देश के नागरिक नहीं हैं जहाँ आपने जन्म लिया है, तो आप पर क्या बीतेगी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और जिसके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के प्रावधान शामिल किए गए। संविधान में यह लिखा गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति या अगर उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि जो शरणार्थी विभाजन के बाद भारत आए हैं उनका क्या होगा। फिर इसी समय 1955 में नागरिकता कानून आया और इसमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रावधान निश्चित किए गए। इसमें सबसे पहला था कि जन्म से नागरिकता, अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर दूसरा था कि अगर आपके माता पिता भारत में जन्म लिए हैं तो भी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर इसमें तीसरा था कि अगर भारत में आप रह रहे हैं और यहाँ के नागरिक नहीं हैं तो आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर चौथा बिंदु था कि अगर आप भारत में 11 वर्षों से अधिक तक रहे हैं तो भारत की नागरिकता के लिए आप वैध हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था कि अगर कोई क्षेत्र भारतीय गणराज्य में शामिल होता है तो वहाँ के सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जैसा कि हमको 1975 में सिक्किम के साथ देखने को मिलता है। 1971 का बांग्लादेश युद्ध शरणार्थियों के हिसाब से बहुत ही बड़ा मोड़ था। यहीं से शरणार्थियों की समस्या भारत में आई थी। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो लाखों शरणार्थी भारत के बंगाल और असम में आकर रहने लगे, जिससे असम और बंगाल के जो स्थानीय नागरिक थे इनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी संसाधनों का डर सताने लगा। फिर 1985 में असम समझौता होता है, जहां पर सरकार वहां के नागरिकों से यह वादा करती है कि 24 मार्च 1971 के बाद आए किसी भी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी
और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो वो 1990 का दौर है, जब कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम पर था और सरकार को वहाँ के कश्मीरी पंडितों को भारत के अनेक राज्यों और क्षेत्रों में विस्थापित करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इनकी नागरिकता का प्रश्न नहीं उठ रहा था, क्योंकि इनके पास भारत की नागरिकता पहले से ही थी। फिर 2003 का वह समय आता है जब नागरिकता कानून में संशोधन और एनआरसी का पहली बार जिक्र होता है। यह भारतीय राजनीति में पहली बार था जब एनआरसी शब्द इस्तेमाल किया गया था और अवैध प्रवासी की पहली बार परिभाषा तय की गई। इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति बिना वीजा और पासपोर्ट के आएगा भारत में, वह यहाँ का अवैध प्रवासी माना जाएगा और उसे भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर हम जब और आगे बढ़ते हैं तो साल आता है 2014 का, जब शरणार्थी और नागरिकता पर एक नई बहस छिड़ गई। सरकार ने CAA लागू किया और यह तर्क दिया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है और उनको सुरक्षा देने का प्रावधान हमें करना चाहिए। फिर इसी क्रम में 2015 और 16 में भारत में रह रहे कुछ हिंदू और कुछ सिखों को राहत दी गई और उन्हें कहा गया कि उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। 1950 से लेकर 2014 तक भारत की नागरिकता कानून में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन 1971 का बांग्लादेश संकट, असम समझौता इसमें एक बहुत ही ज़्यादा मोड़ रखता है। 2014 के बाद यह पहली बार हुआ जब नागरिकता को धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा और जिससे CAA और NRC का विवाद उत्पन्न हुआ। CAA है क्या और इसे लाया क्यों गया? अगर किसी देश में आपके धर्म के कारण आपके मंदिर और आपके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हों, आपको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, तो क्या आप किसी दूसरे सुरक्षित देश की नागरिकता लेना नहीं चाहेंगे? और 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद में यही हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पास हुआ। सरकार ने यह दावा किया कि पड़ोसी देश में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यक, जिनमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए, जिनसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और इसी के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई, बशर्ते इसमें एक नियम था कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुका हो। मुसलमानों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया और यही वो क्षण था जब विवाद खड़ा होता है। और इस पर जो सरकार का तर्क है कि सर CAA लाया क्यों गया, सरकार कहती है कि यह कानून सिर्फ धार्मिक शरणार्थियों के लिए है। CAA किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनेगा नहीं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक इस्लामीय देश हैं, जहां पर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी सुरक्षित नहीं हैं और इनको धर्म के आधार पर सताया जाता है। और भारत तो हमेशा से ही शरणागत नीति का पालन करता है, तो इसलिए इन सताए गए लोगों को हमें नागरिकता देना हमारा कर्तव्य बनता है। और इस पर विपक्ष का तर्क आता है कि यह संविधान के खिलाफ है। विपक्ष कहता है कि CAA धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जो भारतीय संविधानों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो नागरिकता को धर्म का आधार कैसे बनाया जा सकता है? और अगर ये कानून शरणार्थियों के लिए है तो श्रीलंका के तमिल हिंदू, चीन के उइगर मुसलमान और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? यह भारत के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश है, जो बाद में NRC के जरिए उनकी नागरिकता छीनने का प्रावधान खोलती है। CAA और NRC में संबंध क्या है आखिर? NRC का मतलब है पूरे देश में नागरिकों की एक सूची बनाना। 2019 में असम में पहले से ही NRC लागू हो चुका है, जिससे 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं। सरकार का इस पे तर्क आता है कि अगर हिंदू NRC में नहीं आते हैं तो वो CAA के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन फिर मुसलमानों का क्या होगा? तो इस पर जो विपक्ष का तर्क आता है कि इससे भारतीय मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या CAA भारत के संविधान के अनुरूप है या धर्म के आधार पर
भेदभाव करता है। क्या यह कानून भारत की शरणार्थी नीति को मजबूत करेगा या एक धर्म विशेष के खिलाफ साजिश है? इस बात पे आप गौर जरूर करिएगा। एनआरसी और सीएए है क्या, और क्या यह भारतीय मुसलमानों के लिए खतरा है? सोचिए, अगर एक दिन सरकार आपसे यह कहे कि अपनी नागरिकता साबित करो वरना आपको देश के बाहर कर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। इसका उद्देश्य जो है वह यह है कि देश के वैध नागरिकों की एक सूची तैयार करना, ताकि अवैध प्रवासियों को बाहर किया जा सके। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि असम में यह लागू हो चुका है। क्या पूरे देश में एनआरसी लागू होगा? इस पर जो सरकार का बयान आता है वह यह कहती है कि अभी तक पूरे देश में एनआरसी लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे ताकि हर घुसपैठियों को बाहर किया जा सके। फिर बाद में सरकार ने इस पर सफाई दी और कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक योजना इस पर नहीं है। सीएए और एनआरसी के विरोध में 2019 और 20 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जिसमें शाहीन बाग आंदोलन और असम का आंदोलन सबसे बड़ा माना जाता है। यह आंदोलन करीब 100 दिनों से ज्यादा चला और इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे और इस पूरी प्रक्रिया पर पुलिस कार्रवाइयां भी की गई। क्या एनआरसी सिर्फ घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए है या यह देश के कुछ नागरिकों के लिए समस्या खड़ी करेगी? क्या सरकार पूरे भारत में एनआरसी लागू करेगी, और अगर हाँ तो इसका असर किस किस पर पड़ेगा? क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर लाखों लोग एक साथ उतर जाएंगे? सीएए के खिलाफ यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था जो शाहीन बाग में हुआ था, और देश के अनेक और राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे थे, जिसमें मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ आदि जगह शामिल हैं। इसमें छात्र, एक्टिविस्ट, आम नागरिक भी शामिल हो रहे थे। यह प्रदर्शन अहिंसक था, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई थी। कई विपक्षी नेता शाहीन बाग पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो 2020 का दिल्ली दंगा होता है, जब सीएए समर्थक और विरोधियों के बीच एक झड़प होती है। वह समय था फरवरी 2020, जब दिल्ली के सड़कों पर सीएए के समर्थक और विरोधियों के बीच एक झड़प होती है। 50 से अधिक लोग मारे जाते हैं। ये पूरा झड़प हिंदू और मुसलमान के समुदायों का टकराव ले लिया। आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। सरकार पर दंगा रोकने में विफल रहने का आरोप लगने लगा। सीएए के दौरान देश के कई राज्यों में और कई हिस्सों में इंटरनेट को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में पुलिस की सख्त कार्रवाइयां की गई। लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और कई बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। लोकतंत्र में आवाज उठाना क्या अपराध हो गया है? क्या अगर कोई कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है? सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। याचिकाकर्ताओं में विपक्षी दल के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक शामिल हैं, और जो इनका मुख्य तर्क है वह यह कहता है कि सीएए संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार कहता है उसका उल्लंघन करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। और अगर यह कानून शरणार्थियों के लिए बना है तो श्रीलंका के तमिल हिंदुओं और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों और चीन के उइगर मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया इसमें? जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया और फिर 2023 तक सीएए के खिलाफ सुनवाई पूरी नहीं हुई थी और सरकार का पक्ष अभी भी लंबित है। जो इस पर सरकार का तर्क आता है कि सीएए एक पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष के ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह तो नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, इसमें नागरिकता छीनने का नहीं। भारत यह तय कर सकता है कि वह किसे नागरिकता देगा और किसे नागरिकता नहीं देगा। 2019 में कानून पास होने के बाद 2024 तक सरकार ने सीएए के नियम ही लागू नहीं किए थे।
फिर जनवरी 2024 में सरकार ने नियम लागू किए और नागरिकता देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्या सरकार इसे लागू कर पाएगी? क्या यह एक सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सीएए को संविधान के खिलाफ घोषित करेगा? क्या यह कानून भारत में शरणार्थियों की मदद के लिए है या एक राजनीतिक मुद्दा? 2019 के चुनाव में भाजपा ने सीएए को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, फिर 2024 में इसे लागू करने की बात भी कह रही थी। जो सीएए के समर्थन में लोग हैं वह यह कहते हैं कि इसे शरणार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक न्याय बताया जा रहा है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि इस लोगों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए पीड़ित को भारत में रहने से अधिकार मिलेगा। जो इसके विरोध में है उनका तर्क आता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता पर यह हमला है। एनआरसी लागू हो गया तो मुस्लिमों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सरकार सिर्फ इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। 2019 में सीएए पास हुआ, लेकिन 4 सालों तक सरकार ने इसके नियम लागू नहीं किए। जनवरी 2024 में चुनाव से ठीक पहले सरकार ने आखिरकार सीएए लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन क्या यह एक चुनावी रणनीति है? 4 सालों तक सरकार चुप क्यों थी? क्या यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आखिरी समय पर उठाया गया कदम है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें उठाने चाहिए। क्या सीएए सच में धार्मिक शरणार्थियों के लिए है या यह सिर्फ 2024 के लिए चुनावी गणित का समीकरण है? आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।